नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं उस पार्टी की जिस पार्टी का आज पूरे देश में दबदबा है, जिस पार्टी का राज आज पूरे देश में है। जी हां, वो है भारतीय जनता पार्टी। देश में आज एक ही पार्टी का बोलबाला देखने को मिल रहा है और वो है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जिस पार्टी को आज बीजेपी के नाम से जाना जाता है, एक वक्त में उसका इतिहास जनसंघ से जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि जनसंघ की स्थापना कब हुई और जनसंघ से कैसे भारतीय जनता पार्टी बनी, आज पूरी रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि जनसंघ को बनाने वाला कौन था और कैसे बीजेपी तक ये चीजें आगे ऐसे बढ़ती रही। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में जनसंघ की स्थापना हुई। इस पार्टी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जबकि बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। जिस जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, एक वक्त में वो कांग्रेस सरकार का हिस्सा थे। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिस्सा रहे, लेकिन 19 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस के विकल्प में नई पार्टी बनाने का फैसला किया। दरअसल भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लाखों लोगों का पलायन हुआ। दोनों ही देश भीषण दंगों से पीड़ित थे, जिसके चलते नेहरू लियाकत समझौता हुआ। इस समझौते में कहा गया था कि दोनों ही देश अपने अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग गठित करेंगे। पंडित नेहरू की नीतियों के विरोध में एक वैकल्पिक राजनीति की इच्छा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मन में पहले से थी। नेहरू लियाकत समझौते को नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बताते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 19 अप्रैल 1950 को केंद्रीय उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक नई राजनीतिक पार्टी खड़ा करने का बीड़ा उठाया। 1951 के वक्त जनसंघ का चुनावी चिन्ह दीपक हुआ करता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सामाजिक कार्यकर्ता दीनदयाल उपाध्याय की जोड़ी ने इस पार्टी की बुनियाद खड़ी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी की पहुंच को देश भर में विस्तार देने का काम किया और आज के समय में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत स्तंभ बना दिया है। भारतीय जनसंघ के नेता शुरू से ही कश्मीर की एकता, गौरक्षा, जमींदारी व्यवस्था और परमिट लाइसेंस, कोटा राज को खत्म करने जैसे मुद्दों पर मुखर रहे। उन्होंने गौरक्षा का भी मुद्दा उठाया, जम्मू कश्मीर का भी मुद्दा उठाया, जो जमींदारी व्यवस्था थी, उन तमाम मुद्दों को उन्होंने उठाने का काम किया। हालांकि साल 1952 में देश के पहले आम चुनाव में यह पार्टी कुछ ज्यादा खास करने में नाकाम रही। पार्टी को महज 3 सीटें मिली। वक्त गुजरता गया और देश की राजनीति में कई बदलाव आते चले गए। भारत की आजादी के बाद कांग्रेस एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसका पूरे देश में डंका बज रहा था। जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस की कमान संभाल रही इंदिरा गांधी ने साल 1977 में आपातकाल खत्म करने की घोषणा की। आपातकाल की वजह से देश भर में बड़ी तादाद में लोगों के मन में कांग्रेस को लेकर आक्रोश था। जनता कांग्रेस की जगह कोई और राजनीतिक दल के विकल्प की मांग कर रही थी। जी हाँ, किस तरीके से यहाँ पर एक नया मुद्दा शुरू हो गया था, लोगों में एक नई क्रांति थी कि कोई और पार्टी होनी चाहिए। समाज सेवी जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नए राष्ट्रीय दल जनता पार्टी का गठन किया गया। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक नए राष्ट्रीय दल का गठन हुआ और ये था जनता पार्टी। अब देखिए, जनसंघ से बीजेपी तक, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को विस्तार से बताऊंगा कि कैसे जनसंघ से बीजेपी तक जो है रास्ता तय किया जाता है और जनसंघ से बीजेपी तक
में कौन कौन लोग शामिल थे और कैसे धीरे धीरे एक नई जो क्रांति है वो भी देखने को मिलती है। दरअसल इस दौरान जनसंघ को जनता पार्टी बनाने की मांग उठने लगी। जनता पार्टी की छत के नीचे कई छोटे राजनीतिक दल आकर खड़े हो गए। इसी दौरान भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक से बदलकर जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हलधर किसान में बदला गया। जनता पार्टी का बनना सफल साबित हुआ और देशवासियों ने इंदिरा गांधी की जगह जनता पार्टी पर भरोसा जताया। देखिए, मोरारजी देसाई को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि कुछ वक्त के बाद पार्टी में नेताओं के बीच कलह की खबरें भी आने लग गई थी। यह पार्टी जनसंघ के आए नेताओं के दोहरे सदस्यता और विश्वास के मुद्दे पर टूट गई। इसके बाद जनता पार्टी में मौजूद संघ के नेताओं का मानना था कि अब नए राजनीतिक दल बनाने की जरूरत है। इसके बाद योजना के तहत 6 अप्रैल 1980 के दिन मुंबई में एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना होती है। देखिए, मैं बताता हूं फिर से कि 6 अप्रैल 1980 के दिन मुंबई में एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना होती है। पार्टी का नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। बता दें, इस दिन साल 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के बाद नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। उस समय अटल और आडवाणी भारतीय जनता में भारतीय जनता में दो बड़े चेहरे बनकर उभरे थे। इस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, अटल और आडवाणी, ये दो बड़े चेहरे इस पार्टी में बनकर निकले। साल 1984 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसी साल आम चुनाव कराए गए जिसमें बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई। इसके बाद साल 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि आंदोलन की आवाज बुलंद की। पार्टी में एक और जहां लाल कृष्ण आडवाणी जैसे हिंदू राष्ट्रवाद नेता मौजूद थे जो हिंदू धर्म को लेकर काफी मुखर थे, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जो गांधीवादी समाजवाद पर भरोसा रखते थे और वो काफी नरम मिजाज के भी माने जाते थे। तो देखिए, अगर मैं अटल जी की बात करूं और आडवाणी जी की बात करूं तो नेचर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस था, बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता था, जो कि मैं बता भी रहा हूं। देखिए, पार्टी ने उस वक्त एक बड़ा फैसला लिया और अटल बिहारी वाजपेयी की जगह लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी अध्यक्ष का दामन सौंप दिया गया। 1980 से लेकर अगले 6 साल तक रहे वाजपेयी की जगह तेज तर्रार और राम मंदिर के मुद्दे पर मुखर होकर बोलने वाले आडवाणी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का फैसला पार्टी के लिए सही साबित हुआ। साल 1989 में भाजपा ने 85 सीटें जीती। इतना ही नहीं, इसके बाद भाजपा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1991 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 120 सीटें जीती। तो साल 1996 में जो जीत का आंकड़ा है, सुनिएगा, जीत का आंकड़ा बढ़ता है और 161 तक पहुंच गया। इस बार भी भाजपा के पास सरकार बनाने की संख्या बल नहीं था उनके पास में। हालांकि सहयोगियों के समर्थन पर भरोसा करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन दूसरी पार्टियों से समर्थन न मिलने की वजह से उनकी सरकार महज 13 दिन, जी हाँ, महज 13 दिन ही चल सकी। इसके अलावा 1998 में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 182 सीटें हासिल की। एक बार फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठन की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया। यह सरकार 13 महीने तक ही चली। इसके बाद साल 1999 में हुए मध्यावधि चुनाव में बीजेपी को 182 सीटें हासिल हुई। इस बार भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ पूरे 5 साल तक सरकार चलाया। 21वीं सदी की शुरुआत में हुई पहली लोकसभा चुनाव यानी कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के आगे बीजेपी की इंडिया शाइनिंग और
फील गुड का नारा बेअसर साबित हुआ। न सिर्फ साल 2004 में बल्कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को विपक्ष की जिम्मेदारी ही निभानी पड़ी। इसी दौर में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल पूरे देश में जोर शोर से सुनाई दे रहा था। गुजरात की राजनीति से निकलकर नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में आ गए। साल 2014 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और देखिए वही नरेंद्र मोदी अच्छे दिन का नारा देकर देशवासियों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का उन्होंने वायदा भी किया। यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और देश में बढ़ती महंगाई से परेशान जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया और भाजपा को दिल खोलकर वोट दिए। 282 सीटों के साथ पहली बार पार्टी केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए तैयार थी। सुनिएगा, सरकार बनाने के लिए तैयार थी। इस जीत के पीछे गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति भी थी। अगले 5 सालों में भाजपा और ताकतवर होकर उभरी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 303 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई। भाजपा पार्टी के पहले अधिवेशन में अगर मैं बात करूं तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, भारत के पश्चिमी घाट को, जी हाँ, पश्चिमी जो घाट है उसको खंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर कि मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छूटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तकरीबन 43 साल बाद आज के समय भाजपा देश की सबसे ताकतवर पार्टी बन चुकी है। हालांकि इस शिखर तक पहुंचने के लिए पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत भी की। वक्त के साथ भाजपा ने अपनी राजनीति और रणनीति दोनों बदली। 1951 भारतीय जनसंघ का गठन, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया, और देखिए दिल्ली के कन्या माध्यमिक विद्यालय परिसर में भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित हुआ, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। ये मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से स्थापना हुई थी और कैसे जो है इसमें एक बड़ी भूमिका श्यामा प्रसाद जी की रही। देखिए आयताकार भगवा ध्वज झंडे के रूप में स्वीकृति हुआ और उसी के अंकित दीपक को चुनाव चिन्ह स्वीकार किया गया, क्योंकि पहले इसका जो चुनाव चिन्ह था जनसंघ का वो दीपक था। और जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं उसके बाद धीरे धीरे जो है वो बदलाव जो है वो किए गए। तो ये जो चीजें हैं वो इस वक्त नजर आ रही हैं और ये देखिए बहुत बड़ी बात है जो स्थिति इस वक्त की नजर भी आ रही है। 1952 की देखिए मैं बात कर लेता हूँ। भारतीय संसद के लिए 1951 से 52 में हुए आम चुनाव में भारतीय जनसंघ ने 3 सीटें जीती। समझ रहे हैं आप। 1953 भारतीय जनसंघ ने कश्मीर को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया और कश्मीर को विशेष अनुदान देने का जो है विरोध किया, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में जेल में ही उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। गोवा मुक्ति आंदोलन को लेकर 2 मई 1954 में जनसंघ ने देश भर में एकता दिवस मनाया। 1957 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने 4 सीटें जीती थी। 1962 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ ने 14 सीटें जीती थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में हुए चुनाव में जनसंघ देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लोकसभा चुनाव में 35 सीटें जनसंघ को मिली। 1971 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ को केवल 22 सीटों पर ही जीत मिली, क्योंकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को इस चुनाव में भारी जीत मिली थी। 1975 आपातकाल के समय जनसंघ के कई नेता जेल में डाले गए। आपातकाल के बाद अगर देखा जाता है, देखिए 1977 में भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ। जनता पार्टी में आपसी कलह चरम पर पहुंच गई, जिसके बाद देखिए 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है। भारतीय जनता पार्टी का यह पहला चुनाव था
उसे केवल 2 सीटें प्राप्त हुई। 1986 लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। 1989 के चुनाव में भाजपा को भारी सफलता मिली और देखिए राजीव गांधी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। 1984 में पार्टी को 2 सीटें मिली थी, वहीं 1989 में 85 सीटों पर जीत मिली। सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत की गई। जी हाँ, शुरुआत की गई। हालांकि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देश में 1991 में आम चुनाव हुए जिसमें भाजपा को 120 सीटों पर जीत मिली। 1991 से 93 तक मुरली मनोहर जोशी पार्टी के अध्यक्ष रहे। 1996 के संसदीय चुनाव में भाजपा को 161 सीटों पर जीत मिली और संसद की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। हालांकि बहुमत साबित करने में असमर्थ होने के कारण 13 दिनों में सरकार गिर गई। 1998 में भाजपा ने एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने। हालांकि अनद्रमुक के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई। 1999 के चुनाव में एनडीए को 303 सीटों पर जीत मिली और भाजपा को अकेले 183 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने तय समय से 6 महीने पूर्व चुनावों की घोषणा कर दी। इस चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नीति गठबंधन के 222 की तुलना में उसे केवल 186 सीटें मिली। 2009 के आम चुनाव में भाजपा की सीटें घटकर 116 रह गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 282 सीटें मिली। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 336 सीटों पर जीत दर्ज की। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी देश के 15वें पीएम के रूप में उन्होंने शपथ ली। यह पार्टी की स्थापना के बाद पहला अवसर था जब भाजपा को लोकसभा में अपने बल पर बहुमत हासिल किया। 2019 की देखिए मैं बात कर लेता हूं तो भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2019 में जैसे कि 303 सीटों पर विजय प्राप्त की, इतिहास रचा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे 240 सीटें मिली हैं। तो ये हमने पूरा यहाँ पर ग्राफ पूरी जानकारी अपने दर्शकों को दी कि कैसे जनसंघ से बीजेपी बनाने वाले कौन कौन लोग थे, किनका क्या क्या योगदान था और आज यही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी सरकार आज देश के कोने कोने में है। हालांकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने वाले, जो कि उत्तर प्रदेश है, इस साल बंगाल है, बंगाल में फिलहाल नहीं है। अब देखना होगा कि क्या बंगाल में भी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में क्या फिर से बीजेपी का जलवा रहेगा, कई और चुनावों में भी क्या बीजेपी इसी तरीके से परफॉर्मेंस करेगी, ये देखना रहेगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।